प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। MCOM फाइनल ABST के पेपर कंपलसरी पेपर 5 की हम बात करेंगे। इस पेपर का नाम है एडवांस अकाउंटिंग। इस पेपर का सिलेबस जो राजस्थान विश्वविद्यालय का है, मैंने पिछले अपने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है उसको बना करके। अब हम इस पेपर की बात करें तो इसका जो सबसे पहला जो चैप्टर है उसकी हम बात करेंगे और वो है द्विखाता पद्धति। द्विखाता पद्धति में बिजली पूर्ति कंपनियों के लेखों की भी हम बात करेंगे। द्विखाता पद्धति ऐसी संस्थाएं जो जनोपयोगी संस्थाएं हैं उनके लेखे इनमें तैयार किए जाते हैं। द्विखाता पद्धति में उनकी आज हम बात करेंगे। तो जो जनोपयोगी संस्थाएं हैं जिनमें रेलवे कंपनी, बिजली उत्पादन पूर्ति कंपनी, जल पूर्ति कंपनी, गैस पूर्ति कंपनी, ट्रामवे कंपनी, टेलीफोन कंपनी इत्यादि हैं। ये अपने वार्षिक खाते एक विशेष पद्धति के अनुसार तैयार करती हैं जिसे द्विखाता पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था और लगभग सभी देशों में इस पद्धति का प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। द्विखाता पद्धति जनोपयोगी संस्थाओं के अंतिम खाते तैयार करने एवं उनको प्रस्तुत करने की एक विधि मात्र है। ऐसा समझना सही नहीं है कि द्विखाता पद्धति लेखा करने की कोई अलग प्रणाली है अथवा दोहरा लेखा प्रणाली की स्थापना है। वस्तुतः जनोपयोगी संस्थाओं की लेखा पुस्तकें दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही रखी जाती हैं, जैसे सहायक बहियों में सौदों को दर्ज करने, खाता बही में खतौनी करने व तलपट तैयार करने संबंधी समस्त लेखांकन प्रक्रिया दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही संपन्न की जाती है। अंतर केवल इतना है कि इकहरा खाता पद्धति के अंतर्गत लाभ हानि विवरण तथा चिट्ठा तैयार किए जाते हैं, जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत जनोपयोगी संस्थाओं के वार्षिक खाते एक विशिष्ट ढंग से तैयार किए जाते हैं। इस पद्धति में एक लाभ हानि विवरण के स्थान पर दो खाते, जिनमें एक रेवेन्यू और दूसरा शुद्ध रेवेन्यू खाता बनाए जाते हैं एवं एक चिट्ठे के स्थान पर दो विवरण पूंजी बनाए जाते हैं। पूंजी खाते पर प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण तथा सामान्य चिट्ठा, ये दो खाते बनाए जाते हैं। इसलिए इस विधि का नाम द्विखाता पद्धति पड़ा है। अब द्विखाता पद्धति को समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके कुछ लक्षण हैं जो 10 बिंदुओं में दिए गए हैं। इनको समझना आवश्यक है। जब ये 10 बिंदु समझ में आएंगे तो ये द्विखाता पद्धति भी समझ में आएगी। तो इसका पहला बिंदु है कि ये पद्धति अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण की एक विधि मात्र है। दूसरा है कि ये पद्धति जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है जो सेवाएं करती है, जनोपयोगी है। तीसरा है कि इस पद्धति के अंतर्गत रेवेन्यू खाता, शुद्ध रेवेन्यू खाता, पूंजी खाते पर प्राप्तियों व्ययों का विवरण तथा सामान्य चिट्ठा तैयार किया जाता है। इस प्रकार एक चिट्ठे के स्थान पर दो विवरण पत्र, जिनमें एक है पूंजीगत प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण पत्र तथा दूसरा है सामान्य चिट्ठा तैयार किए जाते हैं। इसलिए इसका नाम भी द्विखाता पद्धति है। चौथा बिंदु है ऋण पूंजी पर ब्याज, आयकर, बकाया मूल्यह्रास, गैर संचालन आय व हस्तांतरण फीस इत्यादि शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लाभ नियोजन संबंधी मदें भी इसी खाते में दिखाई जाती हैं। पांचवा बिंदु है स्थायी संपत्तियों की पुनर्स्थापना पर नई संपत्ति की लागत को दो भागों में बांटा जाता है, आयगत व्यय व पूंजीगत व्यय। पुरानी संपत्ति की वर्तमान लागत के बराबर राशि आयगत व्यय माना जाएगा तथा इससे अधिक व्यय की राशि
पूंजीगत व्यय माना जाएगा। आयगत व्यय को रेवेन्यू खाते में से अपलिखित कर दिया जाएगा तथा पूंजीगत व्यय को संपत्ति खाते में डेबिट कर दिया जाएगा। इसका छठा बिंदु है, स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए जो प्रावधान किया जाता है उसे संबंधित संपत्ति खाते में क्रेडिट करके संपत्ति खाते का शेष कम नहीं किया जाता है, बल्कि मूल्यह्रास आयोजन खाते में मूल्यह्रास की रकमें क्रेडिट करके उसमें शेष का संचय होता रहता है। इस प्रकार संपत्ति खाते में प्रतिवर्ष की मूल लागत के बराबर शेष चलता रहता है। यदि संपत्ति का पुनर्स्थापन किया जाए तो भी उस संपत्ति पर उस समय तक काटे गए मूल्यह्रास को संपत्ति खाते में क्रेडिट नहीं किया जाता है। पुनर्स्थापन के समय उस संपत्ति पर हुए कुल व्यय में से पूंजीगत भाग को संपत्ति खाते में डेबिट कर दिया जाता है। इस प्रकार संपत्ति खाते में उसकी पुरानी मूल लागत तथा पुनर्स्थापना पर पूंजीगत व्यय दोनों का योग उस संपत्ति खाते में प्रतिवर्ष शेष के रूप में आगे चलता रहेगा एवं मूल्यह्रास का संपत्ति खाते में कोई समायोजन नहीं होगा। इसका सातवां बिंदु है, सामान्य व्यापारिक कंपनियों की स्थिति में चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों में से मूल्यह्रास को घटाकर उनका अपलिखित मूल्य दिखाया जाता है, किंतु एक जनोपयोगी संस्था बिजली पूर्ति कंपनी को छोड़कर के सामान्य चिट्ठे में मूल्यह्रास संचित शेष को दायित्व पक्ष पर एक अलग मद के रूप में दिखाया जाता है। आठवां बिंदु है इसका, सामान्य व्यापारिक कंपनियों के चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों व स्थायी दायित्वों को चिट्ठे में क्रमशः संपत्ति व दायित्व पक्ष पर अलग अलग दिखाया जाता है, किंतु एक जनोपयोगी संस्था द्वारा इन संपत्तियों व दायित्वों के खुलासा विवरण एक अलग अलग विवरण पत्र स्टेटमेंट ऑफ रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में दिए जाते हैं तथा इस विवरण पत्र के दोनों पक्षों का योग का अंतर ही सामान्य चिट्ठे में दिखाया जाता है। बिजली पूर्ति कंपनी की स्थिति में इस विवरण पत्र के दोनों पक्षों का योग सामान्य चिट्ठे में संपत्ति व दायित्व पक्ष पर अलग अलग दिखाए जाते हैं। अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन से नौवां बिंदु है। अब इसका नौवां बिंदु है, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम एवं दिए गए बट्टे की राशि को स्थायी रूप से क्रमशः पूंजी के लिए प्राप्ति एवं पूंजी के लिए व्यय के रूप में पूंजीगत प्राप्तियों एवं व्ययों के विवरण पत्र में दिखाया जाता है। और इसका लास्ट और 10वां बिंदु है, यदि गत वर्ष में कोई स्थायी संपत्ति बेच दी जाती है, नष्ट हो गई है, उपयोग बंद कर दिया गया है या वो अप्रचलित हो गई है, तो सामान्यतः हम संपत्ति खाता इस संपत्ति के अपलिखित मूल्य से कम कर देते हैं तथा यदि विक्रय आदि से कोई राशि प्राप्त हुई है तो अपलिखित मूल्य व प्राप्त राशि का अंतर हानि माना जाता है। किंतु जनोपयोगी संस्था की स्थिति में इन व्यवहारों का संपत्ति खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा इन व्यवहारों से यदि कोई राशि मिलती भी है तो उसे वर्ष का लाभ मानकर रेवेन्यू खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये जो 10 बिंदु है ये द्वीप खाता पद्धति की विशेषताएं हैं और इन 10 बिंदुओं से हमें द्वीप खाता पद्धति के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।